Hello guys, welcome to Psychology Corner. Today we are going to study about personality. Here we are. Personality may be defined as long-standing traits and patterns that propel individuals to consistently think, feel and behave in specific ways. पर्सनैलिटी से मुराद है कि लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हों आप में लॉन्ग टर्म करेक्टरिस्टिक्स हो, आप में वो पैटर्न्स हो जो इंडिविजुअल जो है एक तरीके से सोचता है, कॉन्स्टेंटली थिंक फील करता है और एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करता है. Kant's adaptation of Galen's four temperaments arranged on two axes as suggested by Wundt. आप उसके साइड में एक डायग्राम देख सकते हैं जो जिसमें बताया गया है कि कुछ टेम्परामेंट्स होते हैं और इमोशंस होते हैं, उसकी बुनियाद पे पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स मालूम किए जाते हैं. आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, अनचेंजेबल टेम्परामेंट है, चेंजेबल टेम्परामेंट्स हैं, एंड देन अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस वीक इमोशन. स्ट्रॉन्ग इमोशन और अनचेंजेबल टेम्परामेंट्स के आप बीच में देखेंगे तो मेलनकोलिक ट्रेट्स हैं जिसमें एंशियस, वरीड, अनहैप्पी, सस्पिशियस, सीरियस, थॉटफुल ये ट्रेट्स आ रहे हैं. जबकि आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस और चेंजेबल टेम्परामेंट्स के बीच में देखेंगे तो कॉलरिक, और कॉलरिक के ट्रेट्स क्या है? एक्साइटेबल, एगोसेंट्रिक, एग्जिबिशनिस्ट, इम्पल्सिव, हिस्ट्रियोनिक, एक्टिव. और आप अनचेंजेबल टेम्परामेंट्स एंड वीक इमोशंस के बीच में देखेंगे तो फ्लैग्मेटिक के, और फ्लैग्मेटिक के ट्रेट्स हैं रीजनेबल, प्रिंसिपल्ड, कंट्रोल्ड, परसिस्टेंट, स्टेडफास्ट, काम. और जबकि आप चेंजेबल टेम्परामेंट्स एंड वीक इमोशंस के बीच में देखेंगे तो सैंग्यूइन, और सैंग्यूइन के ट्रेट्स हैं कॉन्टेंटेड, होपफुल, केयरफ्री, सोशिएबल, इजी गोइंग, प्लेफुल. फ्राइडियन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट में दी थी वो फ्राइडियन ने ही दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी. पर्सनैलिटी डेवलप्स फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू फोर्सेस. पर्सनैलिटी डेवलप होती है दो फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पे डेवलप होती है. दो कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस कौन सी हैं? इड एंड सुपर ईगो. और बायोलॉजिकल एग्रेसिव एंड प्लेजर सीकिंग ड्राइव्स वर्सेस अवर इंटरनल सोशलाइज कंट्रोल ओवर दीज ड्राइव्स. इड कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, सुपर ईगो कहता है कि ये करना ठीक नहीं है. जबकि ईगो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करता है और दोनों को बैलेंस करता है. तो ईगो कह रहा है कि मे बी वी वांट टू, मे बी वी कैन compromise. Defense mechanisms, unconscious protective behaviors that reduce anxiety. कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो अनकॉन्शियसली प्रोटेक्ट करती हैं बिहेवियर्स को, एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं. आइए तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं डिनायल. डिनायल में है कि रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियल इवेंट्स बिकॉज दे आर अनप्लेजेंट. डिनायल में हकीकत को जो है हम लोग मानने से इनकार कर देते हैं. ओके गाइस. डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि ट्रांसफरिंग इनअप्रोप्रिएट अर्जेस और बिहेवियर्स ऑन टू अ मोर एक्सेप्टेबल और लेस थ्रेटनिंग टारगेट. डिस्प्लेसमेंट में हम जो है इनअप्रोप्रिएट जो अर्जेस होती हैं या बिहेवियर्स होते हैं वो खुद से हटा के किसी और पे वो लगा देते हैं. प्रोजेक्शन, attributing unacceptable desires to others. प्रोजेक्शन को क्या होता है कि दूसरों पे अनडिजायरेबल जो है चीज़ें लगाना, प्रोजेक्ट करना. एट्रीब्यूटिंग अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स, खुद की जो ख्वाहिशात हैं वो दूसरों पे लगाना, प्रोजेक्शन करना. खुद में जो चीज़ें, खुद में जो फॉल्ट है वो किसी और पे प्रोजेक्ट करना, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन. रैशनलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, justifying behavior by substituting acceptable reasons for less acceptable real reasons. ये अपने behaviors को justify करते हैं. और रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है देखते हैं कि reducing anxiety by adopting beliefs contrary to your own beliefs. इसमें अपनी लोग जो है एनजाइटी को रिड्यूस करते हैं और किसी ऐसे बिलीव्स को अपना के जो आपके बिलीफ से जो उसके अपने बिलीफ से हटके हो, कॉन्ट्ररी हो. Regression, returning to coping strategies for less mature stages of development.
रिग्रेशन में क्या होता है, रिटर्निंग टू कॉपिंग स्ट्रेटजीज, इसमें कॉपिंग स्ट्रेटजीज की तरफ रिटर्न करता है बंदा फॉर लेस मैच्योर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। किस लिए? लेस मैच्योर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में रहने के लिए। रिप्रेशन, रिप्रेशन में क्या करता है बंदा के अपने जो भी अनवांटेड मेमोरीज होती हैं या अनडिजायरेबल मेमोरीज होती है उसे वो सप्रेस कर लेता है, सप्रेसिंग पेनफुल मेमोरीज एंड थॉट्स। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, redirecting unacceptable desires through socially acceptable channels। जो उसकी अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, जो हमारा मुआशरा जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे कन्वर्ट करते हैं सोशली एक्सेप्टेबल चैनल्स में। जैसे कोई भी क्रिमिनल होता है या कोई भी मतलब कि ऐसा एग्रेसिव बंदा होता है जो वो क्रिमिनल एक्ट तो नहीं कर सकता हम, क्योंकि हमारे सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल तो नहीं है खुलेआम, लेकिन फिर वो बंदा क्या करता है, भलाई के काम करता है, नेकी के काम करता है, फलाही इदारे में काम करता है, ताकि वो खुद को सब्लिमेट कर पाए, अपनी रियलिटी को छुपा पाए या किसी और चीज़ में उसे अपनी अर्जिस को यूज़ करे। फ्राइड्स स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये हमने पहले भी पढ़ी हैं। ओरल स्टेज जो होती है बर्थ से फर्स्ट ईयर तक होती है, और ये माउथ पे, जाहिर बात है वो आप देख सकते हैं माउथ पे ही रिलेटेड है सारी। और इसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है, वीनिंग ऑफ ब्रेस्ट और बॉटल। और फिक्सेशन इसमें क्या होती है कि जब बंदा बड़ा होता है तो उसमें स्मोकिंग होती है या ओवर ईटिंग होती है। फिर एनल स्टेज 1 से 3 साल के बच्चे तक होती है, और एरोजीनियस जोन इसका एनस है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत लाजमी होती है, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग सही से नहीं होती तो बच्चा बड़ा बन के नीटनेस और मेसीनेस का जो है उसमें फिक्सेशन आ जाती है। फेलिक स्टेज तो 3 से 6 साल तक के बच्चे में होती है, और इसमें एरोजीनियस जोन जो है जेनिटल से, इस वक्त जो है ऑडिपल कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर इसमें फिक्सेशन हो गई तो ये ओवर एम्बिशन हो जाएगा। लेटेंसी पीरियड 6 से 12 साल के बच्चे में होता है, इसका कोई एरोजीनियस जोन नहीं है, और ना इसमें कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, और ना इसमें कोई फिक्सेशन होती है। जेनिटल्स, क्योंकि इसमें जो है बच्चा एडोलेसेंट की तरफ जाता है 12 के बाद, तो इसमें एरोजीनियस जो जोन होता है वो जेनिटल्स होता है, जबकि मेजर कॉन्फ्लिक्ट या फिक्सेशन इसमें कोई भी नहीं होती। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रपोज बाय एडलर, ये सबसे पहले जो है ना एडलर ने टर्म दिया था, और एडलर को भी डिटेल से पढ़ेंगे, यंग को भी पढ़ेंगे। तो एडलर क्या कहता है कि इट रिफर्स टू अ पर्सन्स फीलिंग्स दैट दे लैक वर्थ। इसमें क्या है कि पर्सन की ये फील होती है कि पर्सन वर्थ पर्सन में नहीं है, किसी में भी वो खुद को कमतर समझता है। एंड डोंट मेजर अप टू अदर्स, खुद को दूसरों के बराबर नहीं समझता, और सोसाइटीज स्टैंडर्ड, या तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड के खुद को बराबर नहीं समझता, कमतर समझता है खुद को, इसे हम कहते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली 1-2 लेक्चर में हमने इसको कवर किया था। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। योंग्स आइडिया अबाउट पर्सनैलिटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने योंग का जिक्र किया था, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, और अभी देख लेते हैं यहाँ पे मैंने उसका क्या जिक्र किया है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस कॉमन साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज दैट हैव बीन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम जनरेशन टू जनरेशन जो है कलेक्टिवली अनकॉन्शियस कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखते आते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये हम में जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चल रही है। आर्केटाइप, पैटर्न दैट एग्जिस्ट इन अवर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, एक पैटर्न जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में रहता है अक्रॉस कल्चर्स एंड सोसाइटीज़, हमारे कल्चर्स और सोसाइटीज़ में। हम यूंग को भी डिटेल से पढ़ेंगे, हम एडलर को भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक जस्ट आपके लिए थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, इस पे यूंग ने काफ़ी काम किया था। इंट्रोवर्ट्स के जो ट्रेट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हैं कि एनर्जाइज होते हैं बाय बीइंग अलोन, और अवॉइड अटेंशन, उनको अटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अटेंशन सीकिंग नहीं करते। स्पीक स्लोली एंड सॉफ्टली, या तो बिल्कुल कम बोलते हैं या तो बिल्कुल आहिस्ता और नरम धीजे लहजे में बोलते हैं। थिंग्स बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचते हैं। स्टेज ऑन
वन टॉपिक, एक ही टॉपिक पे रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, प्रेफर रिटन कम्युनिकेशन को वो प्रेफर करते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, पेज अटेंशन ईजीली, वो किसी भी चीज़ को अटेंशन दे देते हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और कॉशियस होते हैं, हर चीज़ में खबरदार रहते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट्स के हम ट्रेड्स देखते हैं कि एनर्जाइज बाय बीइंग विद अदर्स, वो बहुत सोशल होते हैं और दूसरों के साथ रहना उनको बहुत पसंद होता है। अटेंशन सीकिंग लोग होते हैं और बहुत तेज़ बोलते हैं, सोचते हैं और मतलब कि थिंक्स आउट लाउड, जो सोचते हैं बोल देते हैं। जम्प्स फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं और डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं बिल्कुल, मतलब कि कभी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले गए और इतनी जल्दी मतलब कि अटेंशन नहीं दे पाते, एक चीज़ पे फोकस नहीं दे पाते ये लोग। और एक्ट्स फर्स्ट थिंक्स लेटर, वो पहले एक्ट करते हैं और बाद में सोचते हैं। हॉर्नाइज कोपिंग स्टाइल्स, ये भी एक थ्योरिस्ट हैं, हमें हॉर्नाई को भी जो है डिटेल से पढ़ेंगे, और क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो भी प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट हैं उनको उनका जो है मेन कॉन्सेप्ट, उनकी थीम इस लेक्चर में कवर की जाए। तो कॉर्नाई ने जो है कॉपिंग स्टाइल के बारे में हमें बताया था, मूविंग टुवर्ड पीपल, मूविंग अगेंस्ट पीपल एंड मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मूविंग टुवर्ड पीपल में क्या है कि एफिलिएशन एंड डिपेंडेंस होती है। इसका एग्जांपल क्या है, चाइल्ड सीकिंग पॉजिटिव अटेंशन एंड अफेक्शन फ्रॉम पेरेंट, अडल्ट नीडिंग लव। जबकि मूविंग अगेंस्ट पीपल, लोगों के अगेंस्ट जाना, इसमें डिस्क्रिप्शन में है एग्रेशन एंड मैनिपुलेशन, और एग्जांपल में क्या होगा, चाइल्ड फाइटिंग और बुलिंग अदर चिल्ड्रन, दूसरों बच्चों से लड़ रहा है। अडल्ट हु इज़ एब्रेसिव एंड वर्बली हर्टफुल और हु एक्सप्लॉइट्स अदर्स। जबकि मूविंग अवे फ्रॉम पीपल, यहाँ पे अगेंस्ट नहीं है, अवे है, मतलब कि लोगों से दूर जाना, अगेंस्ट नहीं जाना। इसमें डिटेचमेंट और आइसोलेशन होती है। और एग्जाम्पल ये कि चाइल्ड विदड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से दूर हो गया, अकेला हो गया और अडल्ट लॉनर बन गया। लर्निंग अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी, बिहेवियरिस्ट है जिसमें अल्बर्ट बंड्यूरा आ जाता है, वॉटसन आ जाता है। सोशल कॉग्निटिव, इसमें भी कुछ थ्योरिस्ट आ जाते हैं। तो बिहेवियरिस्ट में हम देखते हैं पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय रीइंफोर्समेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हमने रीइंफोर्समेंट पीछे पढ़ा था, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑपरेंट कंडीशनिंग में जैसे होती है। बिहेवियरिस्ट का कहना है कि पर्सनैलिटी शेप होती है रीइंफोर्समेंट और कॉन्सिक्वेंसेस से। पीपल बिहेव इन अ कंसिस्टेंट मैनर बेस्ड ऑन प्रायर लर्निंग, और लोग जो है अपनी पिछली जो लर्निंग होती है उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। जबकि सोशल कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जो है वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ डेवलप थ्रू लर्निंग, पर्सनैलिटी लर्निंग से जो है डेवलप होती है, नो डाउट। क्योंकि बिहेवियरिस्ट भी तकरीबन यही कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट भी इसी चीज़ पे यकीन रखते हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या डिफरेंस है, विच में बी ऑब्जर्वेशनल, बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होती है। बोथ लर्निंग एंड कॉग्निशन आर सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे कॉग्निशन का टर्म भी आ गया। क्या कह रहा है कि बोथ लर्निंग एंड कॉग्निशन आर सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी। बोथ जो दोनों चीज़ें हैं, लर्निंग और कॉग्निशन, ये क्या करती हैं, ये सोर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये किसी भी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाती हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म और सेल्फ एफिकेसी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये टर्म जो है अल्बर्ट बेंड्यूरा जो है बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट है, उन्होंने यूज़ किया था। तो देखते हैं इसमें क्या है कि बिहेवियर, कॉग्निटिव फैक्टर्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। बेंड्यूरा प्रपोज द आइडिया ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसमें उसने क्या बताया था कि हमारा बिहेवियर, हमारे कॉग्निशन प्रोसेसेस और हमारे सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट ऑल इन्फ्लुएंस ईच अदर, तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहेवियर कॉग्निटिव फैक्टर्स को इफेक्ट कर रहा है, इसी तरह से बिहेवियर सिचुएशनल फैक्टर को इफेक्ट कर रहा है, और ये दोनों मिलके बिहेवियर को भी इफेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ये टर्म से बिल्कुल क्लियर है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी सेल्फ एफिकेसी, हम सेल्फ एफिकेसी का भी पीछे टर्म का जिक्र किया था। यहाँ हम इसे पढ़ते हैं, समवंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर ओन एबिलिटीज़, किसी को खुद एतमादी, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा, इसे हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। पीपल विद हाई सेल्फ एफिकेसी बिलीव दैट देयर गोल्स आर विद इन रीच। इन लोगों का ख्याल होता है कि उनके जो गोल हैं
वो हासिल किए जा सकते हैं। हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ चैलेंजेस को वो पॉजिटिव व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। डेवलप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक मजबूत इरादा बना लेते हैं टू द एक्टिविटीज़ इन विच दे आर इन्वॉल्व और इंगेज्ड। एंड क्विकली रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, और नाकामी से जल्दी से वो बाहर निकल आते हैं। Locus of control. Locus of control refers to our beliefs about the power we have over our lives. It occurs on a continuum below from internal to external. ये क्या कह रहा है कि locus of control क्या है? इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारा belief क्या है, कि हम में कितना पावर है, अपनी ज़िंदगियों पे हम में कितना कंट्रोल है। और it occurs on a continuum from internal to external. इंटरनल क्या है? आई एम इन कंट्रोल ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। बिलीव दैट वंस एफर्ट्स एंड डिसीजंस डिटरमाइन आउटकम्स। मैं अपने फैसलों का, मुझे जो नताइज मिलेंगे उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जबकि आप देख सकते हैं बीच में लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल आउटकम्स। आउटकम्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल। एक्सटर्नल वाले क्या कह रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि जो आउटकम्स हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। जो तकदीर का फैसला है, जो रिजल्ट है, वो मेरे हाथ में नहीं है। बिलीव दैट लक, फेट एंड अदर पीपल डिटरमाइन आउटकम्स। उनका ख्याल होता है कि ये जो चीज़ें बिलीफ है या किस्मत वगैरह है, ये तमाम चीज़ें दूसरों लोग जो है डिटरमाइन करते हैं। Michel and the person situation debate. People are situation processors. They behave differently in different situations. A person's behavior in one situation would likely be repeated in similar way. Michel studied self-regulation or willpower in the marshmallow test. Humanistic approaches, Maslow hierarchy of needs, ये हमने डिटेल से पढ़ा था और रिपीट कर लेते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Maslow proposed that human beings have certain needs in common and that these needs must be met in a certain order. The highest need is the self-actualization, which is the achievement of our fullest potential. लेकिन ये याद रखें कि हमेशा जो नीड्स होती हैं वो नीचे से शुरू होती हैं। अगर हम वंस नीचे वाली नीड्स पूरी करते हैं तभी हम जाके हाईएस्ट फॉर्म पे पहुंचते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का आपने पहले भी पढ़ा था, अभी थोड़ा देख लेते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज इलस्ट्रेटेड बिलो। व्हेन आवर आइडियल सेल्फ इज सिमिलर टू द पर्सन वी आर, आवर रियल सेल्फ वी एक्सपीरियंस कॉन्ग्रुएंस। जब हमारी आइडियल सेल्फ जो है सिमिलर होती है, जैसे हम लोग हैं, तो हमारी जो रियल सेल्फ है वो हम खुद को कॉन्ग्रुएंस फील करते हैं। चिल्ड्रन रेज्ड विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एक्चुअलाइज। वो बच्चे जिनको अनकंडीशनली प्यार मिला होता है, पॉजिटिव रिगार्ड मिला होता है, अक्सर वो बच्चे उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाके पहुँचे, जैसे बेजलो ने बताया था। Humanistic approaches, the good life, a growing openness to experience an increasingly existential lifestyle, increasing organismic trust, freedom of choice, higher level of creativity, reliability and constructiveness, a rich full life. ये ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ज़िंदगी के कुछ जो है पहलू हैं या चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल अप्रोचेस, हेरिटेबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, इनके भी कुछ थियोरिस्ट हैं, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। हेरिटेबिलिटी रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट इज एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की वजह से लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। द मिनेसोटा ट्विंस स्टडी फाउंड a 0.50 or greater heritability ratio for personality traits including leadership, obedience to authority, a sense of well-being, alienation, resistance to stress and fearfulness. Traits are determined by a combination of many genes. कोई भी जो ट्रेट होता है वो उससे बहुत सारे जीन्स जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, एज वेल एज बाय एपिजेनेटिक फैक्टर्स। उसके अलावा एपिजेनेटिक फैक्टर भी होता है दैट कंट्रोल वेदर द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। Most contemporary psychologists believe temperament has a biological basis due to its appearance very early in our lives. Reactivity refers to how we respond to new or challenging environmental stimuli. Self-regulation refers to our ability to control that response. Early trait theorist Cattell जो है एक
ट्रेड थ्योरिस्ट था, उसने क्या कहा था कि 16 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ बिहेविंग, 16 फैक्टर्स ऑफ डायमेंशन और पर्सनैलिटी। और उनमें क्या क्या आता है? वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लिवलीनेस, रियल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टनेस। Early trade theorist, the Eysenck. The Eysenck viewed people as having 3 specific personality dimensions: extroversion, introversion, neuroticism, stability, psychoticism, superego, control. ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रेड थ्योरी टुडे, द 5 फैक्टर मॉडल, ये भी हमने जो है सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ा था उसमें ये हमने पढ़ा था। आप इसको देख लीजिएगा और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा इससे। कल्चर एंड पर्सनैलिटी, द कल्चर इन विच यू लिव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट। आप जिस भी कल्चर में रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट का, दैट शेप्स योर पर्सनैलिटी। द टर्म कल्चर रिफर्स टू ऑल ऑफ द बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट एंड ट्रेडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। कल्चर क्या रेफर कर रहा है? हमारे तमाम बिलीव्स, हमारे रवायात, हमारी आर्ट और हमारे तहजीब किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी का। 3 अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, 3 अप्रोचेस हैं पर्सनैलिटी को पढ़ने का किसी भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच, इंडाइजीनियस अप्रोच, कंबाइंड अप्रोच। रीजनल पर्सनैलिटी क्लस्टर्स सजेस्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस। टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी लिए जाते हैं। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज, जिसमें MMPI 1 है और MMPI 2 भी है, और उसके अलावा MMPI कुछ मॉडिफिकेशंस भी इनमें की गई हैं दोनों में। पर्सनैलिटी टेस्ट कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ क्लिनिकल प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। जबकि प्रोजेक्टिव टेस्ट कुछ मुख्तलिफ तरह के होते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट इन विच अ पर्सन रिस्पॉन्स टू एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई रिवीलिंग हिडन फीलिंग्स, इम्पल्सेस एंड डिज़ायर्स। इसमें इन चीज़ों को मालूम किया जाता है। और किस तरह के प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं? रोथशार्ड टेस्ट होता है, रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक होता है, RISP जिसे कहते हैं। थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट होता है, TAT टेस्ट। और थीमास मल्टीकल्चरल थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है। एंड कॉन्टेम्पोराइज थीम्स कंसर्निंग ब्लैक टेस्ट, CTCB जिसे कहते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो आज तक हमारा यही लेक्चर है और ये आपके लिए क्वेश्चन है। व्हाट एविडेंस सजेस्ट दैट अ कल्चर प्ले अ रोल इन पर्सनैलिटी? कौन सा ऐसा एविडेंस है जो सजेस्ट कर रहा है कि कल्चर का अहम रोल होता है किसी भी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में? व्हाट एविडेंस सजेस्ट दैट जीन्स प्ले अ रोल? और जीन्स का क्या रोल है, इसका क्या सबूत है, अब वो भी शो करेंगे। आज के लेक्चर में हमने ये तमाम चीज़ें कवर की हैं। ओके गाइस, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।